झारखंड 10वीं बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बता दें कि आप लोग का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है इसी मंथ में होने वाला है 8 तारीख से। और लगातार आप वीडियोस आ रही है। इससे पहले हमने जो है सो साइंस से पार्ट 1 वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर पुराने वीडियो को देखना है तो इसका एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे और सारा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने बताया है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं इसी वीडियो सेशन में। बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 16 इसको आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व करके देख सकते हैं अपने कॉपी में बेहतर तरीके से। बाकी हमने इसका आंसर ला के दिखा दिया था आप लोग को। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना है, इसका सत्यापन भी करना है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आप लोग का अथवा में भी आता है कि पांच क्रम संयोजन किसे कहते हैं, और इसके जो है सब प्रतिरोध दिए हुए हैं R1, R2, R3, इनको है सो दिखाना है, आपको दर्शाना है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में बनाएंगे अगर इस तरह से आता है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए ओम का नियम को पहले समझते हैं। तो ओम का नियम को आप लोग को पहले डेफिनेशन में लिखना है, ये आखिर आया कहाँ से। तो वैज्ञानिक है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है? जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इन्हीं के टाइटल पर बना हुआ है ओम का नियम। तो उनके अनुसार क्या कहा गया है, यदि किसी चालक, मतलब चालक बोले तो तार जिस पे करंट चलता है, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब वो चालक का लंबाई कैसा है, ताप कैसा है ना, उसका दाब कैसा है, मतलब किस तरह का तार है, चालक का जो बोला है भौतिक अवस्था है ना, अपरिवर्तित रहे, तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें बहने वाले धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब टोटल जो डिपेंड करता है तार की मोटाई, लंबाई और उसके जो है सो चौड़ाई पर डिपेंड करता है ये धारा प्रवाह होने की जो होती है प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि तारों के जो होते हैं ना सिरे मतलब समझ रहा है, ये तार है, मान लो ये तो इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तो ये दोनों सिरों के बीच जो है सो विभवांतर निर्भर करता है ना, इनके चालक का मोटाई पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर, मतलब जो होता है तार। एक बार हमने बताया था कि देखो कभी कभी क्या होता है कि पतला तार और मोटा तार में करंट जल्दी फास्ट कैसे भागता है ना, और उस टाइप से समझ लो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाना है, यहाँ दिखाना है क्या कि विभवांतर है। विभवांतर जो होता है ना, अनुक्रमानुपाती किसका होता है, धारा का, ठीक है। या फिर विभवांतर जो होता है क्या होता है, प्रतिरोध का, और धारा का क्या होता है, गुणनफल होता है। देखो ये है ना, ये R है ना, तो R को प्रतिरोध बोलते हैं, I मतलब धारा बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ को आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, इसको लिखना है एग्जाम में। और हमने फिर इसको यहाँ बताने का प्रयास किया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। जहाँ R क्या है, एक प्रतिरोध है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। R एक नियतांक है और ये इसे प्रतिरोध भी कहते हैं। नियतांक मतलब R कहने का मतलब, अगर मान लो कि हम लोग के घर में कनेक्शन है टीवी के रूप में, कुछ फ्रिज के रूप में, पंखा के रूप में, तो उसका जो नियतांक है, जितना वो वोल्टेज लेगा वो लेकर रहेगा, वो नियतांक इसलिए बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब अगर हम टीवी लगाए हुए हैं घर में, तो टीवी अगर मान लो कि 250 वोल्ट पे चालू होता है तो उसका नियतांक है वो, है ना, उससे कम पे चालू ही नहीं होगा, ठीक है। तो समझ लो उस टाइप से। तो आर क्या है, एक नियतांक है, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। और आर को हम लोग क्या दिखाते हैं, आर को विभवांतर बट्टा धारा दिखाते हैं, है ना। अगर आपको यहाँ से कंक्लूड कराना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो आर यहीं छोड़ दिया, इस आर को हम यहीं छोड़ देंगे, बराबर भी यहाँ था, आई कहाँ ले आएंगे, भागा में, तो हो गया ना, आर इज इक्वल टू वी बट्टा आई। हाँ, तो याद रखना है नियतांक प्रतिरोध का जो होता है सूत्र क्या होता है, वी बट्टा आई, ठीक है, विभवांतर बट्टा धारा। तो विद्युत प्रतिरोध का मान जो है सो चालक के आकार या फिर पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। फिर से वही बात बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध मतलब जैसे कि हमारा कोई भी प्रतिरोध है, आर कोई भी है, तो वो तार का, स्पेशली चालक का आकार पे, पदार्थ पे और उसका ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ओम का नियम लिख लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो है पार्श्वक्रम, ठीक है। बोला जा रहा है कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, और इसके 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, उसको दिखाना है। तो पार्श्वक्रम किसे बोलते हैं, एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है ना, मतलब आमने सामने समांतर जोड़ा जाता है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं इसका पिक्चर। इस तरीके का जो है सो समांतर क्रम
यानी कि पार्श्वक्रम का डायग्राम होता है। हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन दिखाया है ना गया है जिनमें 3 प्रतिरोध है ना x और y के बीच, यानी कि ये x है और ये y है, इसके बीच में है ना प्रतिरोधों को इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम कहते हैं। तो ये लिखा हुआ अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे कि एक ऐसा संयोजन जिसमें इसमें क्या होता है, प्रतिरोधों को आमने सामने या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर से आता है एक दूसरे के साथ, समांतर का मतलब एक दूसरे के साथ रहेगा ऐसे करके, और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक ही क्रम में, ये एक क्रम में नहीं है, ये अलग अलग क्रम में, यानी कि समांतर है। देख रहे हो, ये चीज़ मेन फोकस कराना है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है वो क्या हो गया, पार्श्वक्रम। सिंपल बात, इसका फोटो देख ले और इसको छाप देना है, हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें मेन चीज़ दिखाना होता है क्या, एक बैटरी दिखाना होता है, प्लस माइनस में कुंजी चाबी उसको बोलते हैं, मतलब कुंजी मतलब वो स्विच, एमीटर दिखाना होता है, एमीटर नापता है धारा को, बाकी यहाँ पे वोल्ट मीटर दिखाना पड़ता है, जोड़ देना पड़ता है सभी प्रतिरोधों के साथ, हो गया, ठीक है। ये आपका पार्श्वक्रम संयोजन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और इसी में पार्श्वक्रम का अगर बोलेगा कुल प्रतिरोध निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1, यहाँ लिखा हुआ है, ये हम लोग को लिख देना है, ठीक है। बाकी चलते हैं अगला क्वेश्चन। धातु और अधातु में 5 अंतर बोला, धातु और अधातु में 5 अंतर आराम से लिख लेंगे। धातु में एक पहला अंतर क्या होता है कि ये विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है जी, सुचालक, और अंतर के लाइन खींच देना, ठीक है। और अधातु क्या हो जाएगा, कुचालक, ठीक है। यहाँ धातु का डायग्राम, मतलब धातु का यहाँ पे टाइटल मार देना और यहाँ पे अधातु का, ठीक है। देखो मेन चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को लिखना है थोड़ा अच्छे से। तो धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या करना है, धातु में चमक होती है ना, धातु में क्या होती है, चमक नहीं होती है। तीसरा क्या हो जाएगा, धातु में धातु को किसी हथौड़े से मारने से क्या होता है, ये पतली पन्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातु को अगर हम लोग पीटेंगे हथौड़ा से क्या होगा, वो पतला पन्नी में बदल जाएगा, पन्नी से मारा है मतलब वो चपटा हो जाएगा। और धातु को अगर हम लोग मारेंगे हथौड़ा से तो टूट जाएगा वो, लकड़ी को तुम हथौड़ा से मारो टूट जाएगा, और लोहे को मारो हथौड़ा से तो चपटा हो जाएगा। तो चपटा होना को बोलते हैं मतलब ये पन्नी की तरह बन जाना। तो धातु को अगर हम लोग हथौड़ा से मारेंगे क्या हो जाएगा, वो तो पतली पन्नी में परिवर्तित हो जाएगा, और धातु को मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तीसरा ये हो गया। चौथा, धातु में तन्यता होती है। धातु में क्या होती है, तन्यता। तन्यता मतलब धातु को खींचेंगे तो वो टिनाएगा, है ना, देखते हो तार कितना लंबा खींचता है, वो चीज़। और धातु में तन्यता नहीं होती है, धातु में तन्यता नहीं होगी, वो टूट जाएगा अगर उसको खींचोगे तो। लोहा को खींचो, तांबा खींचो तो उसका लिमिटेड एरिया तक वो खिंचाएगा, तो तन्यता होता है उसमें, और इसमें तन्यता नहीं होगा, इसमें तन्यता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है, ठीक है। चौथा था। अब पाँचवा हम लोग क्या लिखेंगे, धातु जो होता है ना, धातु में क्या होता है कि ये रस्ट करता है, मतलब उसमें जंग लगने की प्रक्रिया होती है। धातु ऑक्सीजन के संपर्क में क्या करती है, जंग लगाती है, मतलब जंग बनाती है। ऑक्सीजन के संपर्क में ये क्या करती है, अभिक्रिया करती है, धातु में जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा होगा। और इसमें क्या होता है, धातु में जंग नहीं लगता है, ठीक है, वो सड़ता है। हालांकि प्रक्रिया दोनों सेम है, लेकिन जंग लगने का प्रक्रिया इसमें होता है, और लोहा में जंग लगता है, उसमें जंग लगता है, ऐसे लिखना है तुम लोग को। ऐसे करके 5 अंतर आराम से तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, धातु और धातु में 5 अंतर लिख लेना है एकदम आसानी से। चलो अगला क्वेश्चन देखना है, क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों का आपको संरचना सूत्र बनाना है, और इम्पोर्टेंट सारा है, इसको आपको ध्यान देना है। आइए दिखाते हैं इसका आप लोग को सूत्र। तो सबसे पहला हमारा जो था ना, वो था इथेनॉल। क्या था, इथेनॉल। देखो इथेनॉल को हम लोग बोलते हैं C2H5OH, ठीक है, यानी कि कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन 5 गो है और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड 1 गो है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। C 2 ठो लिख दिए हम लोग यहाँ पे, बाकी 5 ठो H लगा दिए, बाकी OH इधर लगा दिए। जैसा फॉर्मूला है वैसे संरचना कर देना है, सिंपल सा बात। संरचना में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मीथेन का होता है CH4, यानी कार्बन 1 रहेगा और H के गो रहेगा, 4 गो रहेगा, 4 ठो रहेगा, ऐसे करके कर देना है आसानी से। ये हो गया। तीसरा क्या है, हमारा प्रोपेन है। प्रोपेन होता है C3H8, यानी कार्बन 3 को छाप दिए, ठीक है। कार्बन हम लोग 3 को छाप देंगे ऐसे करके, और इसमें 8 गो चारों तरफ से आपको H लगा देना है। इधर से 3 इधर हो गया, है ना, 4 उधर हो गया, 5 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, 8 इधर हो गया। तो यहाँ पे आसानी से आप लोग कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोपेन हो गया। पेंटेन में C5 हो जाएगा और H12 हो जाएगा,
इसको में भी वही काम करना है। यहाँ पे इसका डायग्राम मतलब जो है सो संरचना बना दिया गया है, देख सकते हैं। अगला है बेंजीन। बेंजीन का हमारा C6H6 होता है, या डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इस तरह से बनाए हुए हैं, दो दो को लगाए हुए हैं बॉन्ड, है ना। यहाँ डबल करना है ना। ये पेन होगा, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे डबल लगाना है सर, ठीक है। तो ये जो है ना C, यहाँ पे आपको C के साथ डबल डबल बॉन्ड लगाना है ऐसे करके, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक और होगा, ऐसे करके आप लोग को लगा लेना है। मतलब जो हमने यहाँ बनाया है डायग्राम, उसमें खाली लगाना है ये मार्क डबल डबल कर देना है बस, बाकी होगी, बाकी सब ठीक है। इसका हम प्रॉपर वीडियो ला देंगे, फिलहाल के लिए आप लोग समझ लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है बायोलॉजी का आ गया पार्ट। मनुष्य में जो होता है वृक्क मतलब किडनी, किडनी का काम क्या होता है? तो पोषण करना नहीं, पोषण करने का काम होता है हमारा अमाशय, हमारा जो है सो पूरा छोटी आंत बड़ी आंत सब हमारा पोषण करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विरसन जो होता है ना, वो पोषण नहीं करता, वो क्या करता है, वो करता है उत्सर्जन मतलब एक्सरेशन। मतलब ये क्या करता है, भोजन को या फिर जल के तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर पूछता कि गूदा क्या करता है, तो वो भी क्या करता है, उत्सर्जन। और वृक्क बोलेगा, वो भी क्या करेगा, उत्सर्जन। मतलब हम लोग पानी पीते हैं ना, उसको फिल्टर करके क्या करेगा, वो पचा के निकाल देगा बॉडी से, तो वो काम करता है ये, है ना, किडनी। मतलब किडनी खराब हो गया उसका, सुना है ना उसी। चलो, वृक्क मतलब किडनी काम करता है उत्सर्जन करने का। अच्छा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? देखो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, उनको क्या चाहिए, हवा पानी सूर्य चाहिए, अपने आप को पोषण कर लेगा। तो वही बोल रहा है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हाँ, बात सही बोल रहा है। क्लोरोफिल, बात सही बोल रहा है। और सूर्य का प्रकाश, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका स्वपोषी पोषण के लिए सभी हो जाएगा। पादप में जाइलम, हमने क्या पढ़ाया है, जाइलम। जाइलम मतलब जल, जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। और फल का, फूड का फ्लोएम। पौधों के है ना दो जटिल कोशिकाएं होती है ना। एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम जल को ले जाएगा, और भाई पूछेगा फ्लोएम, वो उसको मतलब फूड मतलब भोजन को, मतलब जैसे मान लो कि ये जो होते हैं ना पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाए उसको कौन फैलाएगा, वो पूरा, तो वो फ्लोएम फैलाएगा, ठीक है। मतलब उसको फ्लोएम ले जाएगा, मतलब पौधों में जो भोजन बनती है वो फ्लोएम उसको ले जाएगा, पूरा डालियों में, पत्तियों में, तनों तक पहुंचाएगा। लेकिन जाइलम में जो होता है वो जल पहुंचाने का कार्य किया जाता है, मतलब जल का संवहन करता है, ठीक है। भोजन का वहन कौन करेगा, तो फ्लोएम। अगर यहाँ पे खाली फ्लोएम लिखा हुआ रहता है ना, तो हमारा आंसर बी होता है, याद रखना। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? अंडाशय, ये तो है। गर्भाशय भी है ना। शुक्र वाहिका नहीं है। ये डिम वाहिनी, ये तो है। फ्लोपियन ट्यूब है ना, था ये वाला। तो शुक्र वाहिका स्त्रियों में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, गा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़हुल लिखा हुआ है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? देखो, उड़हुल होता है द्विलिंगी, ठीक है, थोड़ा याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको जीवाश्म ईंधन के उदाहरण देना है, तो क्या हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल क्या है, ईंधन है जी, ईंधन है, पेट्रोल। याद रखना, सबको दिमाग में रख ले रहो, क्योंकि एग्जाम कहीं पूछता है। कोयला जो जलाते हैं सो, और पेट्रोल जलाते हैं सो, जीवाश्म ईंधन है। दो उदाहरण हो गया इसका। अब बोला रक्त के कोई दो कार्य लिखे। रक्त का दो काम क्या है? रक्त का पहला काम क्या है बाबू, देखो ये क्या करेगा, हाँ बताओ। हाँ, ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो बॉडी में संवहन करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। बॉडी में खून रहेगा तब ना थक्का जमेगा, रक्त का थक्का जमाना, अधक्का पूरा का थक्का बनाना। खून का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। जैसे मान लो कि हम लोग गिर पड़ जाते हैं, तो हम लोग का ब्लड से, हम लोग का मतलब ब्लड आना लगता है कटा हुआ भाग से, चाहे ये छिला हुआ भाग से। कहीं गिर गए, पैर हाथ छिला गए, तो वहाँ से खून आने लगता है। तो खून हमेशा नहीं आते रहता है, कुछ देर तक आएगा, फिर ऑटोमेटिक वहाँ पे थक्का जम जाएगा। वो थक्का क्या करता है, रुकता है। अगर हमारा बॉडी में थक्का नहीं जमेगा तो खून सारा बॉडी का बाहर निकल जाएगा, है ना। तो शरीर से खून जो जहाँ हम लोग कटें, वही आसपास का एरिया का खून निकल जाएगा, बाकी पूरा बॉडी का खून निकलने नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो एक थक्का जमा के बंद कर देगा। थक्का मतलब समझ रहा है, पंचर कैसे बनाते हैं हम लोग, बंद कर देता है वो लीकेज को, वैसे
तो थक्का का मतलब होता है हमारा खून का लीकेज को रोकने का काम करता है वो। और सेकंड चीज़ क्या पता है, खून क्या करता है हमारे शरीर में, क्या बोलते हैं ये, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। देखो ब्लड बॉडी में जैसे ही ब्लड कम होगा तुम बीमार ज़्यादा हो जाओगे, है ना, और लगेगा कि ताकत नहीं है, तो खून चढ़ता है बहुत लोगों को। जब आदमी के अंदर में खून की कमी होती है तो खून चढ़ता है, या फिर वो खून बढ़ाने के लिए बहुत तरीके की चीज़ खाता है ना, कीवी फल खाता है, पपीता खाता है, इससे क्या होता है खून बनता है, आयरन का गोली खाता है। तो वही खून से क्या होता है, रक्त से क्या होता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ज़्यादा खून रहेगा शरीर में ताकत पूरा फील करोगे, खून नहीं रहेगा तो कमज़ोर रहेगा, है ना, कमजोरी फील होगा। तो वो चीज़ है, समझ के लिखना है अपने तरीके से। रक्त का 3 कार्य हम बता दीजिए। पहला क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। दूसरा क्या है, यहाँ O2 CO2 लिख रहे हैं, ठीक है, O2 + CO2, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का सहन करना। दूसरा काम क्या है, तो ये है सो शरीर में रक्त का थक्का जमाना। क्या करेगा, रक्त का थक्का जमाएगा, सही है ना, ये सब चीज़ याद करने की चीज़ है, रक्त का थक्का जमाना। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है, तीसरा है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हमारा बॉडी में होता है ना रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरोध, है ना, रोग प्रतिरोध, प्रतिरोधक करते हैं, ठीक है, प्रतिरोधक मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। चलो, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे पहले हमारा ऊपर में क्वेश्चन छूट गया। हाँ, 2 ऐसे जंतुओं का नाम बताइए जिनमें बाह्य निषेचन होता है, मतलब उनमें मतलब जो होता है ना निषेचन प्रक्रम, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, वो भारी भारी हो जाता है। तो भारी भारी जो प्रोसेस होता है, एक होता है मेंढक में, और किसमें होता है, सांप में, मेंढक में, और किसमें होता है, तो बाह्य निषेचन में जो है ना मछली और मेंढक आप लोग लिख देंगे, 2 बोला गया, वैसे मुर्गी भी होता है, ठीक है। ये आपका 2 ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो बाह्य निषेचन करता है। तो पहला हो जाएगा मेंढक, दूसरा हो जाएगा मछली, और लिखना है तो तीसरा लिख दो मुर्गी, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। चलो, सवाल नंबर 22 भी हो गया। और 23 में है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कैसे, बताओ जी। धूम्रपान, ये आपका ईवीएस से पूछ दिया, मतलब बुक में 4 कैटेगरी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसका ईवीएस आता है। ईवीएस का लास्ट पार्ट में हम लोग बुक में दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, बीमारियों से बचने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हमारे वातावरण से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए लाभदायक है, हानिकारक है। तो धूम्रपान से हम लोग का क्या होता है, हानिकारक स्वास्थ्य के लिए क्या हानि होता है। सबसे पहले की चीज़ क्या है कि ये फेफड़ा खराब करेगा। क्या करेगा, फेफड़ा खराब करेगा। जैसे फेफड़ा खराब होगा वैसे शरीर में समझ लो कि बीमारी का जो है सो संचार चालू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, धूम्रपान से फेफड़े खराब होते हैं और जीवन की आयु क्या होती है, कम हो जाती है। सिंपल सा बात है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कैसे, तो धूम्रपान में जो है सो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गर्म गैस और धुएं फेफड़े को रोज़ क्या करते हैं, खराब करते हैं। और एक समय में ऐसा स्थिति हो जाता है कि फेफड़ा कम्प्लीटली खराब हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है ना। लोगों को कैंसर भी हो सकता है, धूम्रपान से क्या होता है, कैंसर भी होता है, ठीक है। चलो, सवाल नंबर 23 भी हो गया। अब लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखें। लैंगिक जनन का 2 लाभ क्या है, देखो लैंगिक जनन का 2 लाभ क्या लिखेंगे। पहला चीज़ क्या है कि देखो कोई भी प्राणी लैंगिक हो या अलैंगिक हो, अगर जनन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका प्रजाति नहीं बढ़ेगा, है ना, सबसे बड़ा चीज़ है। तो इसका लाभ यही है, लिखना है कि लैंगिक जनन का जो लाभ है पहला क्या होता है कि उनके पीढ़ियों का क्या होता है, पीढ़ियों का हस्तांतरण, है ना, हस्तांतरण, ठीक है, अंतरण, ठीक है। क्या होता है, पीढ़ियों का हस्तांतरण होता है, पहला लाभ। दूसरा क्या होता है, उनकी प्रजातियां का मतलब अस्तित्व में बने रहना, प्रजातियों का अस्तित्व बना रहना, प्रजातियों का अस्तित्व क्या होता है, बना रहना, ठीक है। दूसरा लाभ यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर जनन नहीं करेगा प्राणी तो उनके प्रजातियां खत्म हो जाएगी ना, प्रजातियों का अस्तित्व, है ना, बनाए रखना, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जनन का 2 लाभ क्या है। पहला लाभ यही था कि उसका पीढ़ी क्या होगा, आगे चलते रहेगा। अगर मान लो कुत्ता अगर वो निषेचन में भाग नहीं लेता है, जनन नहीं करता है, तो उसका पीढ़ी आगे बढ़ेगा नहीं। चाहे मनुष्य देख लो, मनुष्य अगर जनन नहीं करेगा तो उसका आने वाला पीढ़ी नहीं आएगा। पहला चीज़ क्या होता है, पीढ़ी का हस्तांतरण रुक जाएगा। दूसरा क्या होगा, प्रजातियाँ
अस्तित्व में नहीं रहेगी। अभी बहुत सारे जानवर मर गए हैं, बहुत सारे जानवर का अस्तित्व नहीं है ना, क्योंकि उनकी जनन खत्म हो चुकी है ना, जनन जो है सो उनमें नहीं हो रहा है, इस कारण से लोग मृत हो जा रहे, मतलब वो जन्म ही नहीं ले रहे हैं। तो साफ सुथरा भाषा में लिखना है इसको कि एक तो पीढ़ी का हस्तांतरण होता है, दूसरा प्रजातियाँ अस्तित्व में रहती है। ये दो लाभ है। चलो थर्ड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड मतलब नेक्स्ट, समपोषी तथा विषमपोषी पोषण में 4 अंतर बताइए। बताओ जी। देखो सुन करके याद हो जाएगा। समपोषी पोषण का एक ले लेना, ऐसे करके समपोषी लिख करके लाइन खींच देना, और विषमपोषी खींच के लाइन कर देना, ठीक है। विषमपोषी करके लाइन खींच देना। पहला अंतर यही है, समपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, और विषमपोषी अपना भोजन दूसरों से तैयार करता है, दूसरों से निर्भर करता है, चाहे दूसरों से प्राप्त करता है। दूसरा क्या है, समपोषी पोषण सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करता है। विषमपोषी क्या करता है, विषमपोषी ऐसा नहीं करता है, विषमपोषी में ये नहीं होता है। तीसरा क्या है, और बताओ और कुछ उदाहरण। देखो समपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण का हम थोड़ा सा अंतर एक लिया है, स्क्रीन पे ध्यान देना है। चार्ट पूछा है ना, यहाँ पे करीब 5-6 ठो है, 5 ठो है, ध्यान देना। समपोषी पोषण हरे पौधे होते हैं, बात सही बोला है। विषमपोषी पोषण हरे पौधे और कुछ शैवाल भी होते हैं, और बाकी उसके छोड़ करके सभी जीव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हरा पौधा ही समपोषी होता है, विषमपोषी में भी कुछ कुछ हरे पौधे आते हैं जो कि शैवाल के रूप में होते हैं। शैवाल पता है क्या होता है, जो समुद्र में बरसात में जो नदियों के किनारे जो काय जम जाता है, काय पत्थर पे, है ना, झरनों के आसपास काय जम जाएगा हरा भरा, उसमें हम लोग रखते हैं, पैर फिसल जाते हैं, वो शैवाल हो गया। वो भी क्या है, विषमपोषी है। और साथ में हम लोग भी विषमपोषी हैं, हम लोग भी विषमपोषी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि विषमपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में भी होता है, हम लोग भी है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये घटक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। कौन, समपोषी पोषण। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, सिंपल बात। मतलब विषमपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं तैयार करते हैं, सिंपल बात, ठीक है। बंद करो उसको, ध्यान दो। इसमें क्लोरोफिल होता है, समपोषी पोषण में क्या होता है, क्लोरोफिल, और विषमपोषी में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। विषमपोषी में लेना है जीव जंतु को लेना है, हम लोग में क्लोरोफिल होता है नहीं ना। चौथा देखो, समपोषी पोषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। फिर से वही रिपीट कर दिया। इसमें हरे पौधे आएंगे और जीवाणु आएंगे, इसमें अमीबा आएगा, मेंढक आएगा, मनुष्य आएगा, है ना, और इसमें और भी जंतु आ जाएगा, ठीक है। कुछ नीले हरे सवाल भी आ जाएंगे। तो इस सब तरह से हम लोग को जो सो इस सब चीज़ को लिख देना है। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है सो अब हम लोग का दिया है डायग्राम, इसमें ध्यान देना है, ये एग्जाम हमेशा पूछता है। तो ये वाला जो पतला सा नली है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडवाहिका बोलते हैं, है ना। ये अंडवाहिका हो गया, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये पहला वाला जो हमारा है, ये आपका अंडाशय है ना, इसे याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। आइए इसका चित्र आप लोगों को दिखाते हैं कैसे होता है। आपको बनाना सीख जाना पड़ेगा समय रहते, क्योंकि या में पूछता है हर बार। ये रहा मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें है ना, देखो उत्सर्जन में क्या किया गया था, हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि वृक्क बोला था जी। तो वृक्क क्या है, उत्सर्जन तंत्र है कि नहीं है। देखो यहाँ बोले बायां वृक्क दायां वृक्क, हमारे पास 2 किडनी होता है ना, ये वृक्क है। ये पानी को, लिक्विड को फिल्टर करता है, पचाता है, ठीक है। और ये हमारा खराब हो जाएगा तो हमारे बॉडी में पानी नहीं पचेगा, लिक्विड नहीं पचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में अक्सर मूत्र प्रक्रिया जो होती है ना, वही इसमें समझाया जाता है। देखो इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब भी हम लोग का पानी से छन करके, जैसे हम लोग को पानी पिए, पेट में गया, तो पेट से क्या हुआ, इसमें आएगा, कुछ ये फिल्टर करेगा, कुछ ये फिल्टर करेगा, दोनों किडनी फिल्टर करेगा, ठीक है। और ये बूंद बूंद करके ये पतली से नली से, ध्यान दोगे जी, पतली से नली से आ करके क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब पता ही क्या है, सो ये मूत्राशय है, जहाँ पे मूत्र जमा होता है। और ये जब पूरा फुल होता है ना, तो आदमी बोलता है मे आई गो टू टॉयलेट सर, है ना, और मे आई गो टू टॉयलेट बोलता है ना। इसी का पूरा फुल हो जाने से उसको जो है सो टॉयलेट फील होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्राशय, ठीक है। और फिर यहीं से जब ये रिलीज हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा पूरा, तब लगेगा कि हाँ, मतलब जो है मन हल्का लग रहा है ना, मतलब शांति मिलता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का पार्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता दिए। देखो चित्र तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन चित्र में क्या है कि ये दोनों नहीं बोलता कभी कभी लोग कि एक किडनी बेच के आईफोन ले लेंगे, तो दूसरा का है ना, ये भी काम करता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे दोनों जरूरी है, एक वो हटा भी देगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का जिंदाबाद, ये भी काम करेगा। भाई अगर यहाँ पे दो एक काट देगा डॉक्टर ना, हटा देगा डॉक्टर, यहाँ भी नस बंद कर देगा। अब जो तुम पानी नहीं पिएगा,
सब यहाँ से आएगा, यहाँ से पचेगा और इसी खाली एक नली से जाएगा। ये नली का कोई काम नहीं रह गया, और ये कल नली का काम नहीं रह गया। तो बात यह है कि हमारा जो क्षमता है कम हो गया, मतलब पानी पचाने का। इसलिए देखो इससे कुछ इससे पचता था, फिर अब ये पूरा ब्लॉक हो गया, ख़त्म कहानी। एक किडनी बेच दी, इधर से क्या होगा, एक एक करके धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आराम से इसमें फूल होगा, है ना। फिर ये भी काम करेगा। जब ये भी डैमेज हो गया तो आदमी मर जाएगा। तो किडनी खराब होता है, नहीं होता है, किडनी फेल हो जाता है आदमी लोग का। ये सब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सो मतलब स्वास्थ्य जीवन के लिए हमारा ज़रूरी है किडनी को मतलब स्वस्थ रखना। इसको अगर ये ख़राब हुआ तो आदमी का लाइफ खत्म, मतलब समझ लो कि मृत्यु तय है। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग समझ लें कैसे कैसे क्या होता है। बहुत ही आसानी से बताना है कि ये लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, साथ में इससे एक पत्ता सा जो वाइट रंग का रस आया हुआ है, वाइट रंग का पाइप आया हुआ है, उस पाइप का नाम क्या चीज़ है, उस पाइप का नाम है यहाँ पे देखो मूत्र बाई मूत्र वाहिनी। और ये दाई मूत्र वाहिनी मतलब ये मूत्र वाहिनी होगी, जहाँ से मूत्र बहेगा मतलब से निकलेगा पाइप से, वो हो गया मूत्र वाहिनी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो देख रहे हो एक और यहाँ से दिया हुआ ऐसे पतला सा, उसमें महाशिरा है ना। उसके बाद मेन चीज़ में याद रखना है, बाकी इसमें ये जो रेड वाला है और ब्लू वाला है ये आपका है सो महाधमनी है ना। उसके बाद एक महाशिरा एक महाधमनी। ब्लू वाला अगर आपको दिखेगा ना, ये वाला कलर वो शिरा होता है, याद रखना। हर बार पर हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में, जो ब्लू कलर होता है शिरा और रेड वाला धमनी। ठीक है, रेड वाला धमनी। ठीक है, और हम लोग अगर हाथ को से देखोगे ना तो तुमको हरा रंग कुछ दिखेगा, हरा रंग का दिखता है ना, वही ब्लू वाला है ये। तो ये शिरा हो गया, ठीक है, और ये रेड वाला धमनी हो गया। और ये जाकर के फिर क्या करता है लास्ट में, ये मूत्राशय में जाकर जमा करता है, और ये मूत्र मार्ग से यानी कि शीशन से ये है सो आउट होता है। इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। देखो अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि अनुवांशिकी के विकास के कारण है ना, पौधों में जीन का है ना उत्परिवर्तन और पुनर्योजन करके कृषि में जो बागवानी में जो होता है उसमें क्रांति लाई जा सकती है। मतलब अनुवांशिकी का जो है सो क्वेश्चन हमारा क्या था, अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। जैसे मान लो कि आज बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो आज देख रहे हो नए तरीके के हाइब्रिड फसल बनाए जा रहे हैं, हाइब्रिड फसल बनाई जा रही है। तो उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें जीन में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है और उसका पुनर्योजन किया जाता है, मतलब पुनः बनाया जा रहा है। और उसमें कृषि क्षेत्र में नई क्रांति मतलब क्रांति लाई जा रही है। मतलब हमने पहले पढ़ा था कुछ आम का कुछ मान लो 2 कैटेगरी का आम है, एगो है मालदा आम, एगो लंगड़ा आम है। तो कुछ मालदा आम का पोर्शन कुछ लंगड़ा आम का पोर्शन मिला करके एक नया बीज बना दिए, एक नया आम का बीज बना दिए। अब उससे जो पैदा होगा ना फसल, वो हाइब्रिड हो जाएगा, वो अलग तरीके का फसल उगाएगा। तो समझ लो अलग अलग पौधों के अलग अलग जो होते हैं बीज, उनके जीन को निकाल करके एक नया बीज तैयार करना क्या होता है, वो हमारा है सो हाइब्रिड है। और हाइब्रिड बीज बनाती है और उसमें क्या हो रहा है, जीन का हस्तांतरण हो रहा है। तो जीन का हस्तांतरण किया जाता है किस में, अनुवांशिक गुणों में। अनुवांशिक गुणों को जीन के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। और ये हमारे मानव कल्याण में बहुत बड़ा योगदान देता है, मानव में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि हम लोग उसी के दम पे आज क्या कर रहे हैं, एक से खेती कर रहे हैं, है ना। सेकंड क्या है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च उत्पादन वाली फसलों को उत्पन्न किया जा रहा है। बोले ना, मतलब उच्च उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन करने के लिए जो है सो ये तकनीक लगाई जा रही है। सिंपल बात, मतलब मानव कल्याण में जो हो रहा है अनुवांशिक हस्तांतरण क्या हो रहा है, फसलों का ऊंचा उत्पादन करने के लिए। तीसरा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पशुओं और कुक्कुट की है ना उन्नतशीलता प्रजातियाँ विकसित करने के लिए। अभी देखते होंगे कि जो होते हैं क्या नाम है, कुछ गाय कुछ बकरियाँ है ना, उनके भी नस्ल को तैयार किया जाता है। मतलब जो डॉक्टर होते हैं, अगर मान लो कि कोई देसी गाय है ना, देसी गाय से क्या करेगा, मतलब जो होता है ना वो जर्सी बछड़ा पैदा करा देगा। उनके पास क्या होता है, सीमेन होता है, सीमेन मतलब स्पर्म जो होता है मेल जो बोलते हैं ना मेल बुल का स्पर्म को क्या करता है हम लोग मिला जुला करके कुछ नया एक स्पर्म बना देगा और उससे फिर नया तरह का मतलब बछड़ा चाहे गाय या फिर बच्चा पैदा करवाएगा। तो एक से एक चीज़ें हैं, जीन का हस्तांतरण मतलब समझ रहा है, मिलावट और अलग अलग जीनों का मिलावट करके नया जीन बना देना। एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे हम, क्रिस 3 देखे हो, क्रिस 3 में कैसे कैसे करता है, अलग अलग डीएनए को मिला करके अलग अलग जीन को मिला करके नया जानवर बना दिया, छिपकली बना दिया है ना, फिर मेंढक बना दिया। और उस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो। उसमें बहुत अच्छा चीज़ दिखाया हुआ है। उसमें क्या दिखाया है, उसमें जीन का हस्तांतरण दिखाया है। जहाँ जीन का हस्तांतरण हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो मानव कल्याण में कुछ नया लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा और देखो क्या लिखा हुआ है कि
अनुवांशिकी के तकनीक ज्ञान प्राप्त करके पौधों में और जंतुओं में रोग अवरोधी जातियों का विकास किया जा रहा है। अनुवांशिक के ज्ञान का सहारा लेकर कृषि में हरित क्रांति एवं पशुपालन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति और रजत क्रांति लाई जा रही है। यानी कि खेती के मामले में बहुत ज़्यादा ये योगदान दे रहा है। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, क्वेश्चन जिस तरह से है कि अनुवांशिक का मानव कल्याण से क्या संबंध है। तो अनुवांशिकी का मानव कल्याण में जो है सो एक तरह का जो है सो क्रांतिकारी संबंध है ना। मतलब अनुवांशिकी का मानव कल्याण में क्रांतिकारी संबंध है, जिसमें कृषि, पशुपालन इत्यादि में मानव के कल्याण में काफ़ी योगदान मिल रहा है। सिंपल बात, नए प्रकार के जीव और नए प्रकार की कृषि प्रणाली तैयार की जा रही है ना। बस इसका आंसर ये हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग जो है सो करीब क्वेश्चन कर लिए सारा कंप्लीट। अभी तुरंत जो है सो हम लोग लगातार मैथ्स का वीडियो देखेंगे और सोशल साइंस का देखेंगे। 8 तारीख को आप लोग का जो सोशल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे पहले हम 8 तारीख को आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम होगा, तो हम क्वेश्चन पहले ही आप लोग को डिस्कस करा देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग वेट कीजिएगा।